बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रज़िया सुल्ताना कुछ देर तक जमालुद्दीन याकूत को अजीब नजरों से देखती रही। आज शहजादी को हबशीजादा बहुत बदला हुआ नजर आया। चट्टान की तरह मजबूत और आंधी की तरह तुंद व तेज, दौलत व इख्तदार से बेनियाज, आफात व मसाइब के लम्हात में गमगुसार व दमसाज। आखिर रज़िया सुल्ताना ने अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया, तो फिर ये वादा भी कीजिए कि आप भी मुझे इस एजाज से महरूम नहीं करेंगी। याकूत हबशी ने अपने दिल की वो बात कह डाली जिसका मफहूम जाहिर भी था और पोशीदा भी। जब मलका तरकान शाह ने गुलाम कहकर पुकारा था तो उसके दिलो दिमाग सुलग उठे थे, मगर इस वक्त वही शख्स रज़िया सुल्ताना की बारगाह में एक गुलाम की मानिंद सर झुकाए खड़ा था और इस बात पर इसरार कर रहा था कि उसकी गर्दन को तौक़े गुलामी से आज़ाद न किया जाए। जमालुद्दीन याकूत अपने मनसब के एतबार से खिदमत गुजार था, मगर शहजादी के पहम अल्तफात ने उसकी आंखों में भी कुछ ख्वाब सजा दिए थे। वो अपने ख्वाबों को किसी के सामने बयान नहीं कर सकता था, मगर उन ख्वाबों की तपिश अक्सर उसे रातों को सोने नहीं देती थी। शहजादा हो या गुलामजादा, मर्द आखिर मर्द होता है। एक हसीन और जमील खातून की तवज्जो और कुर्बत उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। जमालुद्दीन याकूत भी कई सालों से शहजादी रज़िया सुल्ताना के बारे में सोच रहा था, फिर वो अपनी सोच से खुद ही डर जाता था। इस वक्त भी वो खौफजदा था, मगर अपनी जुबान पर काबू न रख सका। रज़िया सुल्ताना का जहन उलझ कर रह गया। जमालुद्दीन याकूत उसका पसंदीदा मर्द था, जो आहिस्ता आहिस्ता महबूबियत का दर्जा इख्तियार करता जा रहा था, मगर जब इस मर्द ने आगे बढ़कर शहजादी के पायाए नाज पर अपना सर रख दिया तो वह घबरा गई। हर लम्हा बदलती हुई इस दुनिया में किसी शय को पायदारी हासिल नहीं। अगरचे रज़िया सुल्ताना की शदीद ख्वाहिश थी कि जमालुद्दीन याकूत इसी तरह उसकी बारगाह नाज में खड़ा रहे, लेकिन शर्म व हया के बाइस वो गुफ्तगू करने से गुरेजा नजर आ रही थी। बाबा मोहतरम देखते ही देखते रुखसत हो गए। मुझे पाबंदे सलासल कर दिया गया। वफादार सफ़े दुश्मना में जा खड़े हुए। माँ खंजर बकलफ है और भाई शमशीर बदस्त। कौन किस लिबास में है कुछ पता नहीं चलता। तुम्हारी वफादारियों का मुझे एतराफ़ है, मगर मैं किसी को यह हुक्म नहीं दे सकती कि वो मेरी खातिर जिंदगी भर के लिए जंजीर गुलामी पहन ले। हाँ, अगर कभी गर्दिश माहो साल के अंदाज बदल गए तो फिर तुम्हारी बातों पर गौर करूंगी। इस वक्त मेरा दामन खाली है। मैंने अहले दुनिया की तरह कोई ओहदा मनसब तो नहीं मांगा है आकाए नेमत। जमालुद्दीन याकूत निस्फ कद तक खम हो गया। मैंने तो उस ख्वाहिश का इजहार किया है कि मेरी किस्मत पर हमेशा के लिए मोहर गुलामी सब कर दी जाए। न ताज है, न तख्त, न इख्तियार है, न इख्तदार, फिर इस मोहर की क्या हैसियत होगी। रज़िया सुल्ताना बड़ी जहानत से याकूत हबशी को टालने की कोशिश कर रही थी। याकूत हबशी ने शहजादी की तरफ देखने की कोशिश की, मगर दरमियान में रेशमी पर्दा हायल था। जमालुद्दीन ने शाही तकरीबात में कई बार रज़िया सुल्ताना के चेहरे की हल्की सी झलक देखी थी। फिर ठाकुर बलराम सिंह के तहखाने में हबशीजादे ने इस पैकर नाज को मुकम्मल तौर पर बेनकाब देखा था, जैसे अंधेरी रात में चांद तुलू हो रहा हो। आज तक वही जां फजा मंजर उसकी आंखों में महफूज था। आप मोहरे गुलामी सब करें या ना करें, मैं तो एक दर का पाबंद हो चुका। ये कहकर जमालुद्दीन याकूत उल्टे कदमों चलता हुआ शहजादी की बारगाह नाज से निकल गया। इस वक्त शहजादी की कनीज़े खास फिरदौस भी मौजूद थी। जमालुद्दीन याकूत के जाते ही वो रज़िया सुल्ताना से मुखातिब हुई। क्या अमीर आखुर का तर्ज अमल गुस्ताखाना नहीं था? फिरदौस ने अजीब अंदाज में अपनी बात कहने की कोशिश की। नहीं, शहजादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो एक मर्द एतबार है जो इस वक्त संगीन वक्त में अपनी जानिसारी का यकीन दिलाने आया था। फिरदौस शहजादी की गुफ्तगू का मफहूम समझ गई थी, मगर फिर भी उसने सिलसिला कलाम जारी रखा। हर चंद के मौसम बदल गया है, लेकिन इसी ममलकत में आपके कुछ और जानिसार भी तो मौजूद हैं। जमालुद्दीन याकूत का मामला उन सब से जुदा है। रज़िया सुल्ताना पुरजोर अल्फाज में हबशीजादे की वकालत कर रही थी। दूसरे जानिसार तो बिसात सियासत के मोहरे साबित हुए। उन्हें शतरंज की बाजी से दिलचस्पी थी, मगर जमालुद्दीन याकूत तो कई बार जान की बाजियां खेल चुका है और अब भी हजारों खतरात का दरिया अबूर करके मुझ तक पहुंचा है। किसी दूसरे से इसकी जानिसारी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। वो एक मुनफरिद शख्सियत का मालिक है और मैं ऐसे ही मर्दान एतबार को पसंद करती हूँ। याकूत हबशी की ज़ात में शहजादी की दिलचस्पियाँ फिरदौस की नज़रों से पोशीदा नहीं थीं। फिर भी बात पर्दे में थी, मगर आज फिरदौस को महसूस हुआ कि वो गहरा पर्दा हट चुका है। कनीज़े खास गहरी सोच में डूब गई। फिर एक तवील वक्फा सुकूत के बाद अर्ज करने लगी। शहजादी आलिया, कनीज़ की गुस्ताखी मुआफ़। आपके आस्ताना जलाल पर इस तरह अमीर आखोर का खड़े रहना कोई मुनासिब बात नहीं। क्यों? रज़िया सुल्ताना की रोशन और कुशादा पेशानी पर बल पड़ गए।
सुल्तान मुअज्जम के ज़माने की बात और थी। फिरदौस ने डरते डरते दलील पेश की, मगर अब हालात यकसर बदल गए हैं और दुश्मन किसी मौके को हाथ से जाने नहीं देते। क्या किसी बेअदब ने मेरी तरफ उंगली उठाई है? यकायक रज़िया सुल्ताना गजबनाक नजर आने लगी थी। और कौन मुझ पर उंगली उठाने की जुर्रत कर सकता है? पहले लोग अपने गिरेबानों की तरफ तो देखें, अपनी कबाए ज़ात पर तो नजर डालें। जहां दाग ही दाग नजर आते हैं, उन्हें मेरे लिबास पर दाग तो खुजा, रास्ते के गुबार का एक जर्रा भी नजर नहीं आएगा। फिरदौस खामोश हो गई। अब उसे एक नए तूफान के आसार दिखाई दे रहे थे। सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बरसरे इक़्तिदार आते ही निज़ामुल मुल्क के ख्वाबों में नए रंग भरने लगे थे। एक रात उसने खुफिया नशिस्त में अपने साथी उमरा अलाउद्दीन शेरखानी और मलिक सैफुद्दीन कूची को मुखातिब करते हुए कहा, हमारी एक एक चाल दुरुस्त है और एक एक मोहरा सही मकाम पर हरकत कर रहा है। अनकरीब वो ऐश परस्त सुल्तान जिच हो जाएगा। फिर शाह और मात। निज़ामुल मुल्क का हल्का सा कहकहा बुलंद हुआ। बादशाह अपने वजीर पर भरोसा कर रहा है और वजीर ताज व तख्त की तरफ देख रहा है। आखिर इस बाजी का अंजाम क्या होगा? वजीर आजम हिंद ने इस्तेहज़ाइया लहजे में अपने साथी उमरा से सवाल किया, इस बाजी का और क्या अंजाम हो सकता है कि हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा ज़हीन शख्स एक नाअहल हुक्मरान को माजूल करके खुद ताज सुल्तानी अपने सर पर सजा ले। अलाउद्दीन शेरखानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुर्क अमीर निज़ामुल मुल्क के दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहा था। इसके अलावा शेरखानी रज़िया सुल्ताना से शादी करने का भी ख्वाहिशमंद था। वो दिन ज्यादा दूर नहीं शेरखानी, निज़ामुल मुल्क ने फातिहाना अंदाज में अपने हाथ को लहराते हुए कहा, अगर हुजूर कहें तो फिर मैं शहजादी रज़िया सुल्ताना के लिए शादी का पैगाम दे दूं। शेरखानी ने अभी से निज़ामुल मुल्क की खुशामद शुरू कर दी थी। मैंने सुना है कि मलिकुत्तौनिया भी शहजादी से शादी के ख्वाब देख रहा है। निज़ामुल मुल्क ने कुछ याद करते हुए कहा, यह आपसे किसने कहा है? अलाउद्दीन शेरखानी इस तरह परेशान नजर आने लगा जैसे कोई दूसरा शख्स उसकी जागीर गसब कर लेना चाहता हो। खुद अत्तोनिया ने मुझे बताया था। निज़ामुल मुल्क ने वजाहत की। वो गुज़श्ता दिनों सुल्तान मरहूम की ताज़ियत के लिए बठिंडा से दिल्ली आया था। फिर बातों ही बातों में उसने इस वाक़े का जिक्र भी किया था और मुझसे मेरी राय भी तलब की थी। फिर आपने क्या फरमाया था? अलाउद्दीन शेरखानी का इस्तराब अपने उरूज को पहुंच गया था। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी। निज़ामुल मुल्क ने खास अंदाजे बेनियाजी के साथ जवाब दिया, मगर आपकी राय किसी के हक में है? अलाउद्दीन शेरखानी कुछ और बेचैन नजर आने लगा था। शेरखानी, तूने वो सवाल ही क्यों किया जिसका जवाब तुझे पहले से मालूम है? निज़ामुल मुल्क के होंठों पर एक फ़रेबकार मुस्कुराहट उभर आई। अत्तोनिया से मेरा क्या रिश्ता है? मैं अपने शरीककार को छोड़कर हाकिम बठिंडा की वकालत करूंगा? तूने ऐसा सोचा ही क्यों? वज़ीर आज़म हिंद ने मोहब्बत आमेज गुस्से का इजहार करते हुए कहा, यह भी निज़ामुल मुल्क की एक गहरी चाल थी, वरना वो अपनी ज़ात के सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करता था। अलाउद्दीन शेरखानी ने सुकून का एक लंबा सांस लिया, जैसे उसके सर से पहाड़ जैसा बोझ उतर गया हो। तो फिर आप शहजादी रज़िया के लिए सुल्तान रुकनुद्दीन को मेरा पैगाम पहुंचा दीजिए। अलाउद्दीन शेरखानी ने निज़ामुल मुल्क से दरख्वास्त की, तो खुद इस मौजू पर सुल्तान से बात क्यों नहीं करता? निज़ामुल मुल्क ने अपने साथी अमीर को समझाया, ऐसे मामलात में बराह रास्त गुफ्तगू बेहतर होती है। इज्जत माब। अलाउद्दीन शेरखानी मुस्कुराया, शुरफा के कुछ आदाब होते हैं। निज़ामुल मुल्क ने असबात में अपने सर को जुम्बुश दी। अलाउद्दीन शेरखानी से बात करते वक्त बार बार उसके जहन में शहजादी की कनीज़ खास फिरदौस का चेहरा उभर रहा था। फिर एक रात महफिल नानोश बपा थी और एक खूबसूरत ईरानी रक्कासा अपने फ़न का मुजाहरा कर रही थी। निज़ामुल मुल्क सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाएं हाथ पर मसनद नशीन था और बार बार वाली हिंदुस्तान से सरगोशियों में कह रहा था, ये है वक़ार शहनशाही कि सारा आलम मेरे आका के सामने रक्स कर रहा है। नौमुर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए अपने वज़ीर आज़म की तरफ देखा। यह गुलाम इसी दिन के लिए जिंदा था कि सुल्तान की आरास्ता की हुई जन्नत को अपनी आंखों से देख सके। निज़ामुल मुल्क की खुशामद का अंदाज बड़ा अजीब था। क्या शद्दाद और क्या कारून, आज तो सब हीच नजर आने लगे। खुदा इस जन्नत अर्जी को हमेशा आबाद रखे। अहमद सुल्तान निज़ामुल मुल्क की तारीफ के खौफनाक जाविये को समझ ही नहीं सका। उसने नौखेज़ो हसीन मुतर्रिबा को इशारा किया जो साकीगरी के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। मुतर्रिबा आगे बढ़ी और सुल्तान के रूबरू पहुंचकर खम हो गई। फिर उसने सागरे बलोरी शराब सुर्ख से लबरेज करके बसदनाज व अदा रुकनुद्दीन फिरोज शाह की खिदमत में पेश किया। सुल्तान ने मुतर्रिबा के दस्ते हिनाई से जाम लेकर निज़ामुल मुल्क की तरफ बढ़ा दिया। वज़ीर आज़म की वफादारी के नाम निज़ामुल मुल्क ने भरी महफिल में सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज शाह के हाथ को बोसा दिया और जाम लेकर घूंट घूंट पीने लगा। अय्यार वज़ीर आज़म बड़ी होशियारी से नादान फरमा रवा को शीशे में उतार रहा था।
काश ऐसी किसी होशरुबा कनीज पर इस गुलाम का भी कुछ इख्तियार होता। निजामुल मुल्क ने हसरत ज़दा लहजे में कहा, तुझे किस महाविश की तलाश है निजामुल मुल्क? सुल्तान ने वज़ीर आज़म की आहिस्सत का जवाब दिया, पसंद कर ले किसी को। जब हम जैसा देने वाला मौजूद है तो फिर दामन सवाल को फैलाते हुए क्यों डरता है? रुकनुद्दीन फ़ैरोज़ शाह के इस आमराना तर्ज तखातुब पर निज़ामुल मुल्क के दिलो दिमाग सुलग उठे थे, मगर वो बेज़मीरों और बेहयाओं के अंदाज में मुस्कुरा दिया। मेरी मंजूर नज़र परीज़ादों के शुरमट में नहीं, वो तो शहजादी आलिया की कनीज़ ख़ास फिरदौस है। जा, फिरदौस तुझे बख्शी गई। रुकनुद्दीन फ़ैरोज़ शाह निज़ामुल मुल्क से मुखातिब था, मगर उसकी नज़रें ईरानी रक्कासा पर मरकूज थीं। निज़ामुल मुल्क अपनी इस कामयाबी पर झूम उठा। एक तरफ फिरदौस जैसी खूबसूरत कनीज़ पर तसर्रुफ हासिल करना उसका मकसद था, और दूसरी तरफ वो शहजादी रज़िया सुल्ताना को अजियत देना चाहता था ताकि अपनी शिकस्त का इंतकाम ले सके। फिर जब मजलिस कैफ व निशात तमाम हुई तो रुकनुद्दीन फ़ैरोज़ शाह निज़ामुल मुल्क से मुखातिब हुआ, फिरदौस के बाद अब और क्या चाहता है? अगर शहजादी आलिया ने हुजूर के फैसले की मुखालफत की? निज़ामुल मुल्क बैक वक्त कई बाजियां खेल रहा था। हमने ये फैसला इसलिए किया है कि रज़िया सुल्ताना को हमारी ताकत का अंदाजा हो जाए। कमजर भाई अपने खिदमतगार के सामने हकीकी बहन को जलील कर रहा था। जब निज़ामुल मुल्क ने रुकनुद्दीन फ़ैरोज़ शाह को मुश्तइल देखा तो अलाउद्दीन शेरखानी का पैगाम भी पेश कर दिया। इस तरह आपको एक बासर तुर्क सरदार की हिमायत भी हासिल हो जाएगी और शहजादी आलिया का खतरा भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। रुकनुद्दीन फ़ैरोज़ शाह कुछ देर तक निज़ामुल मुल्क की इस तजवीज़ पर गौर करता रहा। फिर वज़ीर आज़म को लेकर अपनी माँ तरकान शाह के पास पहुंचा। मेरा ख्याल है कि रज़िया इस रिश्ते पर आमादा नहीं होगी। मलका हिंद ने निज़ामुल मुल्क की तजवीज़ सुनने के बाद कहा, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि इसी बहाने हमारे रास्ते का ये कांटा निकल जाए। दूसरे दिन तरकान शाह एक हमदर्द माँ का लिबादा पहनकर रज़िया सुल्ताना के कमरे में पहुंची। बड़े रयाकाराना लहजे में बेटी की मिजाज पुरसी की और फिर अपनी जिम्मेदारियों का जिक्र करते हुए कहा, लोगों की जुबानें बंद करने के लिए एक ही तरीका है कि किसी तुर्क सरदार से शादी कर ले। तेरे भाई का भी यही ख्याल है। रज़िया सुल्ताना हैरत से तरकान शाह का मुंह देखने लगी। फिर जब मलका हिंद ने अलाउद्दीन शेरखानी का नाम लिया तो रज़िया सुल्ताना गजबनाक हो गई। मादरे गिरामी, मैंने बाबा मोहतरम के हवाले से आपकी बहुत इज्जत की, मगर आज मैं हर रिश्ते को मुनक़ता करती हूँ। लोगों की जुबानें खराब नहीं, आपका दिल स्याह है। अपना यह मुनाफिक चेहरा मेरी नजरों के सामने से गुम कर दीजिए। तरकान शाह पर कुछ देर तक सख्ते किसी कैफियत तारी रही। रज़िया सुल्ताना के आतशी लहजे ने उसकी अना के कागजी पैरहन को जलाकर खाकतर कर दिया था। फिर जब उसे अपनी नाकामी और जिल्लत का एहसास हुआ तो पागलों की तरह चीखने लगी, मैं मलका आलिया तरकान शाह हूं, बेशुमार इंसानी तकदीरों की मालिक। जब मैं तेरे सर से आफियत का यह साहिबान खींच लूंगी तो फिर तुझे अंदाजा होगा कि तू कहां खड़ी है। आप मेरा रिस्क और पानी भी बंद कर दीजिए, मगर मुझे मेरे फैसले के खिलाफ मजबूर नहीं किया जा सकता। शहजादी के लहजे से जलाले सुल्तानी नुमाया था। तरकान शाह रज़िया सुल्ताना को बदतरीन अंजाम की धमकियां देकर चली गई। अल्तमश की जांबाज बेटी ने निज़ामुल मुल्क और अलाउद्दीन शेरखानी का मंसूबा खाक में मिला दिया था। फिर जब सुल्तान रुकनुद्दीन फ़ैरोज़ शाह का यह हुक्म पहुंचा कि फिरदौस को वज़ीर आज़म की खिदमत पर मामूर कर दिया गया है तो शहजादी अपने कमरे से बाहर निकल आई। पहरे पर मुतय्यन सिपाही सर झुकाए खड़े रहे और वो तेज कदमों से चलती हुई अपने भाई की खलवत में दाखिल हो गई। इस वक्त रुकनुद्दीन तन्हा बैठा शराब पी रहा था। सुल्तान अल्तमश के गुमराह बेटे, गौर से सुन ले कि फिरदौस एक कनीज नहीं, मेरी जात का हिस्सा है। वह इस अबुल हवस बूढ़े के इश्रत कदे में नहीं नाचेगी। रज़िया सुल्ताना का इशारा निज़ामुल मुल्क की तरफ था। मुझे सजा दे कि मैं तेरा हुक्म मानने से इनकार करती हूँ। सुल्तान रुकनुद्दीन दम बखुद बैठा रहा और शहजादी रज़िया सुल्ताना आंधी के झोंके की तरह वापस चली गई। सुल्तान रुकनुद्दीन फ़ैरोज़ शाह की हुस्न परस्ती और फनकार नवाजी के चर्चे आम हुए तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े साहिबान कमाल दिल्ली की तरफ रुख करने लगे। उनमें उल्मा भी थे और अदीब व शायर भी, रकास भी थे और मौसीकार भी। हर शख्स सुल्तान की तरफ से पजीराई का मुंतज़िर था, मगर रुकनुद्दीन फ़ैरोज़ शाह के दरबार में सिर्फ गाने और नाचने वालों को रसाई हासिल होती। खूबसूरत रक्कासाएँ और मुतर्रिबाएँ ही सुल्तान की मरकज़ नज़र थीं। वह ऐशो इशरत में इस कदर डूबा कि उसे कुछ होश ही नहीं रहा। निज़ामुल मुल्क, अलाउद्दीन शेरखानी और मलिक सैफुद्दीन कूची जैसे खुदगर्ज उमरा तो इसी दिन के इंतज़ार में थे कि सुल्तान रुकनुद्दीन किसी रक्कासा की जुल्फ का असीर होकर शराब के प्याले में गर्क हो जाए और फिर वो पूरे मुल्क में बगावत और इंतशार पैदा करके तख्ते सुल्तानी पर काबिज हो जाएं। दूसरी तरफ उन अमीरों का गिरोह था जो हकीकतन सुल्तान अल्तमश के वफादार थे। ताजुद्दीन, मलिक मोहम्मद, बहाउद्दीन हसन,
करीमुद्दीन, ज़ियाउल मुल्क, ख्वाजा रशीद और अमीर फ़खरुद्दीन बार बार तरकान शाह की खिदमत में हाजिर होते और मलिका हिंद को बिगड़ती हुई सूरत हाल से आगाह करते। सुल्तान अभी बच्चा है, आप हजरात मुत्तमिन रहें, वो बहुत जल्द मजलिस कैफ निशात को खैरबाद कहकर और सल्तनत की निगरानी करेगा। तरकान शाह की पुरुमीद बातें सुनकर उमरा वापस चले जाते और मलिका हिंद बेटे को समझाने के बजाय ऐशो इशरत की तरगीब देती।